नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में पढ़ेंगे। ये अमेंडेड एक्ट को उठाया गया है। इसके पूरे एक्ट को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्ट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे एक या दो सवाल आ सकते हैं। तो मैंने महत्वपूर्ण जो भी सेक्शन है जिससे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसे उठाया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंटीमेशन है, सूचना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको खबरी ऐप का एक ऑडियो लेक्चर दिया गया है जिसमें कि इम्पोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के 20 महत्वपूर्ण सवालों को दिया गया है। आप जरूर उस वीडियो को उस ऑडियो लेक्चर को सुनिएगा, साथ ही साथ उस ऑडियो फॉर्मेट को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीजें वहां पर अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल जाए और आप उससे भी लाभान्वित हो। साथ ही साथ उस ऑडियो लेक्चर को अपने 2 या 3 मित्रों के बीच जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे लाभान्वित हो सके। चलिए हम लोग आते हैं अब इस एक्ट पर, जो है जिसे शॉर्ट में जेजे एक्ट भी कहा जाता है। 2000 में इसे बनाया गया था, लेकिन इसका संशोधन अमेंडमेंट जो है लेटेस्ट 2015 का है और उसी को हमने यहाँ पर लिया है और डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 2015 इसमें क्या है, इसमें कुल 10 अध्याय हैं और इसमें जो धाराएं हैं वो 112 है। तो आप समझिए ये कितना बड़ा एक्ट है, 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। बहुत बड़ी बड़ी धाराएं हैं, इनमें चीजों का प्रावधान जो है बहुत कानूनी प्रावधान बहुत तरीके से दिया हुआ है। लेकिन हम धाराएं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो इसमें सबसे पहले एक लॉन्ग टाइटिल है। लॉन्ग टाइटिल का मतलब क्या है, हम लोग सेक्शन 1 में पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटिल, लेकिन लॉन्ग टाइटिल में इसके उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है। तो जैसे कई नाम से ही विदित है, इसका नाम ही इसे बता रहा है कि विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करने उल्लंघन करते पाए जाने वाले उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए बालकों के सर्वोत्तम हित में बालकों के न्याय निर्णयों और निपटारों में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार और समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए तथा उससे संबंधित और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। मतलब कि कुल मिला जुला करके यह जो अधिनियम है यह क्या बताता है, बालक अगर कोई है, अगर वो किसी अपराध में संलिप्त होता है या फिर बालक के पास उसका केयर और प्रोटेक्शन नहीं है, तो इन दोनों मामलों से यह एक्ट जो है क्या करता है, डील करता है। मतलब जुवेनाइल जस्टिस से और केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन से सीधा सीधा यह कहने का मतलब है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभी एक बताऊं तो G5 पर वेब सीरीज चल रही है जिसका नाम लाल बाजार है। जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें जो है होमिसाइड डिपार्टमेंट एक केस को हैंडल करता है जिसमें एक बच्चा होता है, उसने अपने सौतेली माँ का खून किया होता है, मतलब कि उसका वो अपराध में लिप्त हो जाता है। तो कैसे उसको जुवेनाइल होम में भेजा जाता है, कैसे उसे उस होम से डील किया जाता है, इंक्वायरी कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया जाता है। आरपीएफ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आरपीएफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्टेशन पर हम लोग बच्चों से संबंधित क्राइम को भी डील होता है, उनसे कभी कदाल सामना होता है। तो कैसे उनको हम जुवेनाइल होम में भेजते हैं, कैसे उसके बारे में एक्ट करते हैं, ये सारी चीजों के कारण यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा लॉन्ग टाइटल के बारे में। अब क्या है कि इस एक्ट को बनाने का जो है संवैधानिक कुछ प्रावधान है। उस संवैधानिक प्रावधान में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3
जो 15 का खंड 3 है, मतलब 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 39 ई एंड एफ, फिर आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 के उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षा की जाए, शक्तियां प्रदान की गई हैं और कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं। तो यहाँ से सवाल बच सकता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर रिलेटेड विथ चिल्ड्रंस। तो क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 39 ई एंड एफ, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 47 इज रिलेटेड विद चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो इसके संबंधित जो है संरक्षा और शक्ति प्रदान की गई है, साथ ही साथ कर्तव्य भी अधिरूपित किए गए हैं। क्या है, तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जिसमें ऐसे मानकों को विदित किए गए हैं जिनका बालक के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने में सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किया जाना है, 11 दिसंबर 1992 को अंगीकार किया था। अब क्या है कि ये मानव अधिकार से संबंधित चीजों को देखिए, यहाँ पर मानव अधिकार दिया गया है, इससे संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है। तो मानव अधिकार के अनुसार जो है 1992 में जो है भारत ने क्या किया था, मानव अधिकार संबंधित यूएन की जो भी चीजें बताई गई थी उसके बारे में उसे अंगीकार किया था। तो इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो आर्टिकल और मानव अधिकार जो है 11 दिसंबर 1992 को जो अंगीकार किया गया था उसके बारे में बताया गया है। आगे जो है, आगे इसमें यह बताया गया है कि विधि का उल्लंघन जब कोई करेगा तो उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मानकों पर कुछ चीजें बनाई गई हैं, जिसमें न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985 विजीन के इसमें बना था। फिर जो है स्वतंत्रता से वंचित जो है संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम 1990, बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण एडॉप्टेशन की बाबत सहयोग संबंधी हेग कन्वेंशन 1993 में हुआ था, तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय लिखतों में विहित मानकों को ध्यान में रखते हुए व्यापक उपबंध करने के लिए किशोर न्याय, देखिए यहाँ पर किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को पुनः अधिनियमित करना समाचीन है। मतलब भारत ने क्या किया, भारत ने किया द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 से पहले जो है ये द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को अधिनियमित किया था। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं फटाफट अपने एक्ट पर, जो मेन एक्ट है उस पर। तो इसमें है कि देखते हैं इस एक्ट में कितने अध्याय हैं, उस अध्यायों में किन चीजों के बारे में बताया गया है और वो धाराएं कहां से कहां तक वर्णित है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं अध्याय 1, जिसमें प्रिलिमिनरी के बारे में बताया गया है, धारा 1 और 2 में वर्णित है। जो अध्याय 2 है वो बालकों के देखरेख संरक्षण के साधारण सिद्धांत के बारे में बताता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताता है, जो कि सेक्शन 3 एक ही धारा में वर्णित है। तीसरा जो अध्याय है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में बताता है, धारा 4 से धारा 9 तक ये वर्णित है। फिर चौथा अध्याय है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो यहाँ पर इन चीजों को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि चिल्ड्रन और जुवेनाइल में क्या अंतर होता है। धारा 10 से लेकर धारा 26 तक इसके बारे में बताया गया है। पांचवा बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बताया गया है, जो धारा 27 से 30 तक है। छठा अध्याय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताता है, प्रोसीजर या प्रोसीड्योर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये धारा 31 से धारा 38 सेक्शन 31 से 38 तक वर्णित है। एंड सातवां जो अध्याय है वो पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन के बारे में बताता है, सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 55 तक ये वर्णित है। एंड आठवां जो अध्याय है वो एडॉप्टेशन, कैसे हम किसी बच्चे को एडॉप्ट करेंगे उसके बारे में बताया गया है, वो सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 73 तक वर्णित है। एंड नवा अध्याय जो 9th चैप्टर है वो बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध, अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में बताता है, जो 74 सेक्शन से शुरू होता है और 89 सेक्शन तक जाता है। एंड लास्ट जो 10वां अध्याय है उसमें मिसलिनियस, मतलब जो ऊपर दिए गए प्रावधानों में कुछ चीजें छूट जाए तो उसे मिसलिनियस के तौर पर कवर करते हैं, तो धारा 90 से
12 तक, सेक्शन 90 से 112 तक जो है मिसलिनियस के बारे में बताया गया है। तो सिंपल सा अगर लिटरल मीनिंग बताएं तो चिल्ड्रन इसमें जो है, इस एक्ट में जुवेनाइल उसे कहा गया है जो अपराध, जिस बच्चे ने अपराध किए घटित किया है, और चिल्ड्रन क्या है, उस बच्चे को कहा गया है जिसे केयर और प्रोटेक्शन की, सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता है। तो सिंपल ये हम लोगों ने चिल्ड्रन और जुवेनाइल के बारे में भी जान लिया। चलते हैं हम अगले स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे सेक्शन 1 जो कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में बताता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू तिथि के बारे में बताता है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 कहा जाएगा इसे। इससे पहले यह 2000 था, 2015 में अमेंडमेंट के बाद इसे 2015 कहा गया। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पहले यह जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह लागू था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को एबलिश किया गया है, तब से ये पूरे भारत में लागू है। एंड थर्ड वन कहता है कि गैजेटी में प्रकाशित तिथि के दौर तिथि से ही क्या है, यह इन्फोर्स होगा। एंड चौथा, इसमें मोस्ट थीमेटिक चीज दिया गया है इस एक्ट के बारे में कि यह एक्ट क्या बताता है, किन चीजों पर काम करता है। कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in any other law for the time being in force, the provision of this act shall apply to all matters concerning children in need of care and protection and children in conflict with law including, मतलब कि यह एक्ट जो है ये उन चिल्ड्रन के जिनको की केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उनसे भी, उनके भी मैटर में डील करता है, और उनके भी मैटर में डील करता है जिस जिस चिल्ड्रन ने कन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ जो है कन्फ्लिक्ट किया है, कुछ घटना घटित की है अगेंस्ट द लॉ। इंक्लूडिंग क्या है, तो जो जो घटना घटित करेगा, जो अपराध घटित करेगा, उस बच्चे को क्या करेंगे, अप्रीहेंस करेंगे, डिटेंस करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे, पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट करवाएंगे, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। और किसे, जब केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में हो तो उसमें भी हम उसे रिहेबिलिटेशन देते हैं, एडॉप्टेशन के बारे में बताते हैं, एडॉप्शन कैसे करेंगे उसे, री इंटीग्रेशन पुनः समायोजन के बारे में बताते हैं, एंड रेस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे उसका किया जाएगा। तो सेक्शन 1 क्या था, इसमें इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो बारे में बताया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में हम लोगों ने इसमें देखा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। अब क्या है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बताता है, परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं इसमें। मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भी परिभाषाएं हैं उसे ही कवर किया है, और संभवतः आशा करूंगा कि सवाल आपके यहीं से पूछे जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 2 का क्लॉज 1 जो 2 के 1 है, इसमें अबैंडोनेड चाइल्ड, परित्यक्त बालक के बारे में बताया गया है। अबैंडोनेड आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर भी अबैंडोनेड बिल्डिंग होते हैं, परित्यक्त बिल्डिंगें होती हैं, मतलब कि वो उपयोग में नहीं आती हैं। तो क्या है, वो निर्जीव चीज है इसलिए उसे उपयोग में कह देते हैं कि नहीं आती है, लेकिन जब सजीव चीजों में अबैंडोनेड शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है समाज से काट देना या बहिष्कृत कर देना, या परित्यक्त मतलब अपने से अलग कर देना। मान लीजिए किसी बच्चे को किसी माँ ने जन्म दिया और उस पेरेंट ने उसे अपने आप से अलग कर दिया, दैट इज कॉल्ड अबैंडोनेड, परित्यक्त कर देना। एंड सेकंड वन है सेक्शन 2 के 2 में एडॉप्शन के बारे में बताया गया है, दत्तक ग्रहण के बारे में कि किस प्रकार से किसी अबैंडोनेड चाइल्ड को अगर कोई दूसरा पेरेंट उसे ले लेता है, अपने हिस्से का उसका भरण पोषण का भार लेता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण हो गया। एंड थर्ड जो है 2 का 3 उसमें है एडॉप्शन रेगुलेशन के बारे में। तो क्या है, भारत में एडॉप्टेशन की विधि जो है उसे थोड़ा क्लिष्ट बनाया गया है। तो दत्तक ग्रहण कैसे हम कर सकते हैं उसके रेगुलेशन के बारे में जो है परिभाषित करता है सेक्शन 2 का क्लॉज 3। सेक्शन 2 का क्लॉज 4 में एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के बारे में परिभाषा है। एंड सेक्शन 2 के क्लॉज 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेगिंग के बारे में, भीख मांगने के बारे में बताता है। और इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को आप बेगिंग के इसमें लगाते हैं, मतलब वह कहीं जा करके कोई भी चीज मांगता है तो उसे कहा जाएगा बेगिंग, भीख मांगना। एंड 2 के 12 में क्या है, चाइल्ड को परिभाषित किया गया है, बालक को,
2 के 13 में है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में, दैट्स मीन जुवेनाइल भी उसे कह सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। 14वां क्या कहता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक के बारे में परिभाषित किया गया है। एंड 2 के 17 में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, बालक कल्याण अधिकारी के बारे में बताया गया है। 2 के 18 में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया गया है, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के बारे में। 2 का 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट चिल्ड्रंस होम, बाल गृह के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन सी परिभाषाएं और महत्वपूर्ण हैं। तो आगे जो है सेक्शन 2 का 20 चिल्ड्रंस कोर्ट, बालक न्यायालय के बारे में बताता है। 2 के 21 में चिल्ड्रंस केयर इंस्टीट्यूट, बालक देखरेख संस्था के बारे में परिभाषा है। एंड 2 का 23 कोर्ट, न्यायालय के बारे में बताया गया है। वहीं 2 के 24 जो परिभाषा देता है वो शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में बताता है। 2 के 31 में क्या है, गार्जियन संरक्षक के बारे में बताया गया है कि जो माता पिता या जो पुरुष महिला किसी बच्चे की देख रेख, भरण पोषण और पालन पोषण का व्यवस्था करते हैं उसे गार्जियन कहा जाता है। एंड 2 के 35 में जुवेनाइल किशोर के बारे में परिभाषित है। 2 का 40 ऑब्जर्वेशन होम, संप्रेक्षण गृह। एंड 2 का 41 ओपन शेल्टर, खुला आश्रय। 2 के 42 में ऑर्फन अनाथ के बारे में परिभाषित है। 2 का 56 स्पेशल होम, विशेष गृह के बारे में परिभाषित है। तो एक बार में फिर आपको इम्पोर्टेंट अगर टिक कर दूं तो 2 का 56 जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप 2 का 42, 2 का 41, 2 का 40, 2 का 35, 2 का 31, फिर उसके बाद आइए 2 का 20, 2 का 21, इस स्लाइड में ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये सारे मैंने कवर किए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए वो सारी धाराएं है जिसे मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे, ये डेफिनेशन वाला पार्ट था जिसे हम लोगों ने कवर किया। अब कौन कौन से सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आगे जो है सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 4 इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 3 तो मैंने वहीं कवर कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा, जिसपे चैप्टर वाले अध्याय में हम लोगों ने दूसरा अध्याय जो था उन चीजों के बारे में बताया था, उसमें एक ही धाराएं थी, वो इम्पोर्टेंट है। उसके आगे देखें तो सेक्शन 4 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में बताया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैसे गठित होगा, उस बोर्ड के क्या काम होंगे, इन सब चीजों के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन कैसे होगा और यह कैसा होगा उसके बारे में बताता है सेक्शन 4। वही सेक्शन 8 जो है वो बताता है पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की शक्ति, कृत्य और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है सेक्शन 8। तो 4 का 2 गुना 8 करिए, 4 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में है, 2 गुना करिएगा 8 में उसके पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। आते हैं सेक्शन 10 कहता है अप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, अगर किसी बच्चे ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ किया है तो उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित एलिज्ड, ठीक है, एलिज्ड अभिकथित बालक की गिरफ्तारी के बारे में सेक्शन 10 में बताया गया है। वही सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, बेल टू अ पर्सन हु इज अपरेंटली अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है। तो इस कंडीशन में बेल के प्रोविजन के बारे में बताया गया है सेक्शन 12 में। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 13, इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ बच्चा करता है तो उसका इंफॉर्मेशन देंगे किसको, या तो वो अगर माता पिता का देख रेख करते हैं तो माता पिता को देंगे, संरक्षक है कोई उनका, गार्जियन है तो उसको देंगे, या फिर कोई प्रोबेशन ऑफिसर है तो उसको हम इसके बारे में इत्तला देंगे। एंड सेक्शन 14 कहता है इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो इंक्वायरी करता है विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में, बोर्ड के द्वारा जांच करने के प्रोसीजर को जो है किसमें बताता है, सेक्शन 14 में बताता है। तो ये हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में ऊपर हम लोगों ने देखा। सेक्शन 19 जो है पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट,
बालक न्यायालय की क्या शक्तियां हैं उसके बारे में बताता है। वहीं सेक्शन 22 प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई अगेंस्ट चाइल्ड, मतलब क्या है, चाइल्ड पर जो है सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है अध्याय 8 के अधीन कार्यवाही जो है उस वो बालक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। उसके लिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया गया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, तो इसके प्रावधान इसके ऊपर लागू होते हैं प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 22 तक देखा। चलते हैं आगे, जो है सेक्शन 27 बताता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बालक कल्याण समिति या बाल कल्याण समिति के बारे में। एंड सेक्शन 29 पावर्स ऑफ कमेटी, किस कमेटी का, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, समिति की शक्तियों के बारे में भी बताता है। फिर आइएगा सेक्शन 30 फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिटी, समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो देखिए जोड़ी जोड़ी में इसको रखा गया है, इसलिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। 27 में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, एंड 29 में पावर ऑफ कमिटी, एंड 30 में फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिटी के बारे में बताता है। आगे आते हैं तो सेक्शन 39 जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ एंड सोशल रीइंटीग्रेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे अगर कोई बच्चा अपराध घटित कर लेता है या अपराध कर देता है, घटित करता है, तो उसे कैसे पुनर्वास करेंगे, उसका मतलब रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे, और फिर उसे सोशल रीइंटीग्रेशन कैसे करेंगे, समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस या जुवेनाइल होम में जब रखा जाता है तो वहां पर उसे बहुत सारी नैतिक मूल्यों के बारे में, आप जब जुवेनाइल होम में जाएंगे तो वहां नैतिक मूल्यों का जो है बहुत सारा पिटारा है, किताब वहां दीवार पर अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स, इन सब चीजों को रखा गया है ताकि लोग, जो भी बच्चे वहां आते हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का अपराध घटित भी किया है तो वहां आकर के अपने आप को रिहैबिलिट कर पाए और समाज से खुद को जोड़ पाए, अच्छे नैतिक मूल्य वहां ग्रहण कर पाए। आगे अब चलते हैं हम लोग, आगे जो है अब सेक्शन 43 ओपन शेल्टर, खुला आश्रय के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 47 ऑब्जर्वेशन होम, संप्रेक्षण गृह के बारे में बताता है कि ऑब्जर्वेशन होम कैसा होगा, उस वहां पर किन किन चीजों की सुविधाएं होगी, इन सब चीजों के बारे में सेक्शन 47 में बताया गया है। एंड सेक्शन 48 स्पेशल होम्स, विशेष गृह के बारे में बताता है। सेक्शन 49 चिल्ड्रंस होम के बारे में, बाल गृह के बारे में बताता है। तो ये जितने भी होम है इसे आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 47, 48, 49 ये 3 होम हो गए, और एक 43 जिसमें कि ओपन सेंटर, खुला आश्रय रखा जाता है, जिसमें कि बच्चे को बंद करके नहीं रखा जाता है, उसके लिए ओपन फील्ड होता है, उसके रहने के लिए ओपन हाउस भी होता है, इन सब चीजों के बारे में वहां वर्णित है। तो ये हम लोगों ने देखा सेक्शन 49 चिल्ड्रंस होम, बाल गृह तक। उसके आगे जो है सेक्शन 56 एडॉप्टेशन या एडॉप्शन के बारे में, दत्तक ग्रहण के बारे में बताता है। एंड सेक्शन 57 जो है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में, मतलब भावी दत्तक माता पिता की क्या एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा 57 तक कितने इंपॉर्टेंट थे, उन सारी धाराओं को हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जरूरतमंद को जरूर शेयर भी करिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 58 प्रोसीजर फॉर एडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट लिविंग इन इंडिया, मतलब भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको एडॉप्ट करना है किसी बच्चे को, तो उनके लिए प्रोसीजर अलग है। वहीं अगर कोई विदेश से में रहने वाला व्यक्ति है और वो भारत से अडॉप्ट कर रहा है तो उसके लिए दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अलग बताई गई है। जो सेक्शन 58 है वो भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया एडॉप्टिव पेरेंट लिविंग इन इंडिया के बारे में बताता है। एंड सेक्शन 65 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के बारे में बताता है कि कौन से एजेंसियां हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं विशिष्ट दत्तक ग्रहण के लिए। वहीं सेक्शन 75 पनिशमेंट फॉर क्रूरलिटी टू चाइल्ड, बालकों के प्रति क्रूरता के लिए दंड के बारे में बताया गया। अगर आप बालकों के प्रति क्रूरता करते हैं तो उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। कितना पनिशमेंट है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन 1 लाख रुपीज और बोथ, मतलब 3 साल तक का कारावास हो सकता है आपको अगर आप बालकों के प्रति क्रूरता करते हैं, और 1 लाख रुपए का जुर्माना तो होगा ही, या तो दोनों भी हो सकता है।
आगे जो पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर ब्रेकिंग, अगर आप भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन कर रखे हैं, मतलब बच्चों को आप रखते हैं अपने पास, आप देखते हैं कि ये बहुत ही चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा भारत में वो देखा जाता है, तो इसके लिए दंड दिया गया है। इस धारा में क्या दिया गया है, आपको कारावास हो सकता है जो कि 5 वर्ष तक की अवधि तक का हो सकता है, और यहाँ पर एंड है फाइन ऑफ 1 लाख रुपए, मतलब 5 साल तक के कारावास, मतलब 1 दिन से लेकर 5 साल तक का आपको या तो कारावास हो सकता है, उसके साथ आपको 1 लाख रुपया फाइन देना ही देना है। एंड सेक्शन 79 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉय, किसी बाल कर्मचारी का शोषण करते हैं, मतलब कि आप किसी बाल कर्मचारी को रखे हैं, उसे पर्याप्त रूप से सुविधा नहीं देते हैं, पर्याप्त तनख्वाह नहीं देते हैं, या फिर आप बाल कर्मचारी से काम करवाते हैं। 3 तरह का शोषण यहाँ पर हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन जो है यहाँ बाल कर्मचारी का है, उसके बारे में कुछ चीजें रिफॉर्म हुई है। 182 अभी समय आया था, अभी उसमें यह कहा गया था कि अगर घर का बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा ही है वो, और वो 14 साल का है, तो वो काम कर सकता है, कुछ छूट उसे दी गई है। बस यही है कि उसे क्या है, विस्फोटक कारखाने और जहां पर की खतरा ज्यादा है वहां पर हजार्डियस, जो हजार्डियस कंपनीज हुए, वहां पर काम नहीं कर सकता है वो, उसके अलावा काम करता है, तो उसका वहां बाल कर्मचारी का शोषण से मतलब मैंने पेमेंट के बारे में आपको बताया। और ऐसे तो बाल शोषण, बाल कर्मचारी तो आपको रखना ही नहीं है, ये हमारा संविधान भी इसे वर्जित करता है। ऐसा करते हैं तो आपको 5 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपया फाइन लगेगा। एंड सेक्शन 81 के लिए क्या है, सेल एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पज, जैसे आप जानते ही हैं कि बच्चों का खरीद फरोख्त करना, विक्रय और उपनय करना, उसके लिए भी सेम सजा है, 5 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 81 तक देखा। चलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कौन कौन से। आगे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 82, जिसमें कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड के बारे में बताया गया है कि शारीरिक दंड के बच्चे को किस प्रकार का शारीरिक दंड दिया जाएगा, या किस किस प्रकार के शारीरिक दंड का विवरण है। एंड सेक्शन 100 क्या बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर आप गुड फेथ में कोई सद्भावना पूर्ण किए गए कार्यवाही के लिए संरक्षण के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि सद्भावना पूर्ण किया गया कार्य में दुर्भावना नहीं आती है, और दुर्भावना से किया गया कार्य ही अपराध माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर आपकी ड्यूटी है और कोई लेडी है, वो चढ़ने की कोशिश कर रही है, चलती ट्रेन खुल गई है और वो चढ़ रही है, तो आप सदगुण फेथ में गए उसे बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि बाय मिस्टेकन कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे कि क्या हुआ, आप उसे बचा नहीं पाए, वो स्लिप करके पटरी के अंदर चली गई। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको उसमें अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, वो आपका गुड फेथ देखा जाएगा, वहां पर आपका कार्य करने का मंशा कैसा था, तो उसमें संरक्षण देती है कौन, कानून देती है। तो ठीक उसी प्रकार से सेक्शन 100 जो है इस एक्ट में प्रोटेक्शन देता है गुड फेथ में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 101 अपील के बारे में, सेक्शन 102 रिवीजन के बारे में, सेक्शन 105 जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, किशोर न्याय निधि के बारे में बताता है, एंड सेक्शन 110 पावर टू मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति, एंड सेक्शन 111 रिपील एंड सेविंग, निरसन और व्यावृत्ति के बारे में बताता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, और उस धारा में क्या कुछ दिया है उसके बारे में जाना है। हमने इस एक्ट के पूरे डिटेल को नहीं लिया, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, या परीक्षा उपयोगी जो चीजें हैं उसे मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ऑडियो लिंक दिया है उस लिंक को जरूर सुनिएगा, और कम से कम 2 से 3 लोगों को, जरूरतमंद को शेयर भी करिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।